नमस्कार, मैं मुनीश कुमार गौड़ सत्य अभियान से। आज हम बात करेंगे उन निर्माण मजदूरों की जिनको उनका हक सेस कलेक्शन के माध्यम से नहीं मिला। जैसा आपको बताया गया था, पिछली श्रृंखला में हमने बात की थी कि 700-800 रुपया कमाने वाला मजदूर जो झुग्गी में रहता है, निर्माण स्थल पे ही रहता है, जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहीं रहता है, उसके पास में कोई आधार कार्ड दिल्ली का नहीं होता, तो उसका हक नहीं मिला। तो ये हक मिला किसको? जैसा बताया, 17 लाख से ऊपर लगभग 17,42,000 एप्लीकेशन आ चुकी हैं बोर्ड के पास में निर्माण मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए, और उनमें से 13 लाख से ऊपर करीब 13.5 लाख एप्लीकेशंस जो आई थी उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब बताइए कि 50-55 लाख की कर्मचारियों की संख्या जो है, उसमें से 17.5 लाख कर्मचारी क्या निर्माण मजदूर हो सकता है? इसका अर्थ यह हुआ कि हर तीसरा व्यक्ति जो भी यहाँ कार्यरत है वह निर्माण मजदूर है। लेकिन ये घोटाला, फर्जीवाड़ा हुआ कैसे? क्यों उनको अपना हक नहीं मिला? जो इसके हकदार थे वे निर्माण मजदूर जिनके लिए कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं है, और केंद्र सरकार ने ये एक्ट बनाया था 1996 में। इसके रूल्स दिल्ली ने बनाए थे 2002 में, और 2002 तक से अभी तक इन निर्माण मजदूरों को उनका हक क्यों नहीं मिल पा रहा है? पिछले 10 वर्षों में जब से केजरीवाल जी की सरकार आई थी, 90 यूनियन से भी अधिक यूनियन रजिस्टर्ड हो गई हैं, और इनका मात्र रजिस्ट्रेशन होना सिर्फ इसलिए ही था क्योंकि ये चाहते थे कि जो रूल 266 है, 266 है, बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रूल्स 2002 में सेक्शन 266 है, उसके अनुसार सत्यापित जो करा जाएगा वो 3-4 तरीके से किया जा सकता है। या तो एम्प्लॉयर जो ठेकेदार है वही सर्टिफिकेट दे कि यह कर्मचारी जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर है, निर्माण मजदूर है, या फिर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर उस एरिया का वो सत्यापित करे, या फिर वहां की ग्राम पंचायत सत्यापित करे, या फिर कोई ट्रेड यूनियन जो इस क्षेत्र में काम कर रही है वह सत्यापित करे। क्योंकि सत्यापन के लिए यूनियन का होना बहुत जरूरी था, तो लगभग 90-95 यूनियंस बन गई सिर्फ सत्यापन करने के लिए। उन्होंने इन मजदूरों की तनख्वाह के विषय में, इनके गैर कानूनी तरीके से निकाले जाने के विषय में कोई विवाद श्रम विभाग के अथॉरिटीज के समक्ष नहीं लगाया है। हो सकता है एक दो तरह के विवाद लगाए हों, लेकिन इनका सिर्फ निशाना जो था वो मजदूरों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए नहीं था, केवल उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए था जहां से इन यूनियंस को फीस मिलती है, कमीशन मिलता है, और इन यूनियन ने इनको रजिस्ट्रेशन जिनका होना चाहिए था उनका नहीं हुआ, उनका नहीं होने दिया। जो सेक्शन 266 है वह कहता है मेंबरशिप, जिसको मैं आपको बताया, यहां पर केवल यूनियंस ने ही रजिस्ट्रेशन के लिए सत्यापन किया है और किसी ने नहीं। इसी तरह से बोर्ड के अंदर स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हुई। बोर्ड के अंदर एज पर सेक्शन 19 ऑफ द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 रूल सेक्शन 19 कहता है भर्ती है वह बोर्ड अपने कर्मचारी नियुक्त स्वयं करेगा। इट सेज सेक्शन 19, I read it for you. Secretary and other officers of board, the board shall appoint a secretary and such other officers and employees as it considers necessary for the efficient discharge of its function under the act. अब इस बोर्ड के अंदर 3600 करोड़ रुपया आने के बावजूद रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं बनाए गए, अभी तक नहीं बने हैं, और उन रिक्रूटमेंट रूल्स के अंदर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से कोई नियमित पदाधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है।
आप बताइए कि पिछले 10 वर्षों में जो नियुक्ति होनी थी, जो रेगुलर कर्मचारियों की नियुक्ति होनी थी, वह क्यों नहीं हुई? अब नियुक्ति किसकी हुई? अब वो नियुक्ति, क्योंकि ये पॉलिटिकल माइलेज मिलता है नियुक्ति करने में, जिसकी नियुक्ति होती है उससे वोट भी मिलती है और कंसिडरेशन अमाउंट भी मिलता है, जो भी इसमें उनके पक्ष में नियुक्ति कर सकते हैं। ICSIL एक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को नियुक्त करने के लिए कंपनी चुनी गई और इसके माध्यम से 150 के लगभग कर्मचारी बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड के अंदर नियुक्त कर दिए गए। अब ये कर्मचारी ठेके के कर्मचारी थे, इनकी क्वालिफिकेशंस मैच नहीं करती हैं उनके काम करने की विधि से, क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल्स के अनुसार ये जो इनकी नियुक्ति थी वह नहीं हुई है। अब बात आती है कि यूनियंस, जो 90 यूनियन थी, उन्होंने मात्र इतना किया कि सत्यापित कर दिए, अपनी मोहर लगा के दस्तखत मारकर ये सत्यापित कर दिया कि यह कंस्ट्रक्शन वर्कर है और हम इसको सत्यापित करते हैं। और खिड़की पर सरकारी अधिकारी ना होकर खिड़कियों पर ठेके के कर्मचारी, जिनका कोई कोई वेरिफिकेशन नहीं है, उनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, उनकी भर्ती यहां पर इस बोर्ड में कर दी गई। वह किसने की? आप पार्टी की सरकार ने अपने ही कर्मचारियों की नियुक्ति की। उससे पहले भी जो सरकारें रही, उन्होंने अपने जानने वाले पहचानने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। इसका कहीं बोर्ड द्वारा एडवर्टाइजमेंट नियुक्ति के लिए नहीं किया गया, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो अपना नामांकन भर सके। इसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं हुआ बोर्ड द्वारा, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं हुआ बोर्ड द्वारा। मात्र ICSL ने, जो कंपनी है, उसने बोर्ड को खुद ही रिक्रूटमेंट कर कर उनको बोर्ड में भेज दिया और उनकी बोर्ड में नियुक्ति हो गई। ये कर्मचारी लगभग 15 साल से 10 साल से काम कर रहे हैं और इनको भी कोई नियमित रोजगार नहीं मिला है। तो एक खेल यह भी हुआ कि नियमित रोजगार के नाम पर उनको छला गया। अभी तक ये सभी कर्मचारी ठेके के कर्मचारी हैं। कहा यह गया था कि सारे ठेके के कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन इन कर्मचारियों ने अपने अधिकार को भी जब नहीं उनको मिले तो उन्होंने कई बार कोर्ट्स का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां पर उनको नियमित करने के लिए कोई ऐसा कानून नहीं है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो बोर्ड में काम कर रहे हैं वो ICSL कंपनी द्वारा रखे जाएं और बोर्ड में उनका रेगुलराइजेशन हो जाए। तो क्योंकि ये रेगुलराइजेशन नहीं हुआ, अब आज की स्थिति में 150 कर्मचारी बोर्ड में हैं और 90 यूनियन रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। यूनियन का काम था फॉर्म्स को इकट्ठा करना, सत्यापित करना, और जो ठेके कर्मचारी का काम था उसको रजिस्टर कर देना। जो सरकार की फाइलें होती हैं वो ठेके के कर्मचारियों को नहीं दी जा सकती हैं। ठेके के कर्मचारी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, उस पर CCS कंडक्ट रूल नहीं लगते हैं, उनको एंटी करप्शन के अंदर बुक नहीं किया जा सकता है यदि वो गलत काम करते हैं। अब बात आती है कि क्या क्या गलत काम हुए। ऐसे भी एविडेंसेस हैं, ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जहां पर कर्मचारी की श्रेणी में नहीं बल्कि एम्प्लॉयर्स, जो खुद फैक्ट्री ओनर है, उसके बच्चों ने बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड के माध्यम से स्कॉलरशिप अपने बच्चों को दिलवाई। उसकी कंप्लेंट भी SHO के पास लंबित है, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं किया गया है। दूसरी एक और कंप्लेंट जो एंटी करप्शन में की गई थी, एक सोशल एक्टिविस्ट ने की थी, जब उनके संज्ञान में यह आया कि ये ऐसा कुछ गलत बहुत ज्यादा हो गया है, बोर्ड में लगभग 80 से 90% जो बेनिफिशियरीज रजिस्टर्ड हो गए हैं वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स नहीं है, वे मात्र यूनियन की और बोर्ड में ठेकेदारों की कर्मचारियों के द्वारा रजिस्टर्ड हो रहे हैं। और इसके लिए जो मंत्री, जो श्रम मंत्री हैं, वो क्योंकि चेयरमैन है बोर्ड के, इसलिए
उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि नियमित कर्मचारी रखे जाएं और उनका एसओपी बनती, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनते कि किस तरह से चेक एंड बैलेंसेस रखा जाए जिसमें से गलत व्यक्तियों के अकाउंट में पैसा नहीं जाए। अब एक और कंप्लेंट आती है कुछ स्कूल से, कुछ प्रिंसिपल्स की। वह कंप्लेंट, उस कंप्लेंट में कहा जाता है कि हमारे स्कूल में पिछले 2 वर्ष में अचानक संख्या जो है कर्मचारी, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उनकी जो संख्या है अचानक बढ़ती चली जा रही है, जबकि कुछ दिन पहले हमारे पास में स्कॉलरशिप के लिए ऐसी एप्लीकेशंस नहीं आती थी। अचानक ये एप्लीकेशंस की संख्या बढ़ गई है। इस पर, उनकी कंप्लेंट पर एक सर्वे टीम नियुक्त की गई सेक्रेटरी लेबर द्वारा 2015 में, और उसने अपनी रिपोर्ट दी और उसके रिपोर्ट के बाद में वह टीम की जो रिपोर्ट थी, जो उसका टीम ने दी थी, उस टीम की रिपोर्ट के आधार पर एंटी करप्शन को सेक्रेटरी लेबर द्वारा यह मामला दिया गया और वहां करीब 3 वर्ष एंटी करप्शन ब्रांच में वह लंबित रहा। आपकी जानकारी के लिए, एंटी करप्शन ब्रांच दिल्ली सरकार के होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है और यह क्योंकि दिल्ली सरकार के सीधे नीचे काम करती है, इसलिए वहां के अधिकारी भी डर कर काम करते रहे या उन्होंने काम करना उचित नहीं समझा, यह भी एक जांच का विषय है। एंटी करप्शन में यह विषय जाता है तो वहां पर जो इंक्वायरी ऑफिसर हैं वह एक श्रम विभाग के सेक्रेटरी को लिखते हैं कि क्योंकि ये ठेके के कर्मचारी सीसीएस कंडक्ट रूल से गवर्न नहीं होते हैं और इनके ऊपर एंटी करप्शन लॉ नहीं लगता है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये यूनियन और कुछ कर्मचारी जो इस तरह का काम कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे, उनके खिलाफ कंप्लेंट है, इसमें यूनियन के खिलाफ भी एंटी करप्शन लॉ नहीं लगता है। तो इसलिए डिपार्टमेंट स्वयं इन कर्मचारियों और यूनियन के खिलाफ शिकायत अपनी दर्ज करे जिससे कि एफआईआर हो। अब इसके लिए एसएचओ भारत नगर पुलिस स्टेशन जो अशोक विहार में है, वहां पर यह मामला 28/5/18 से लंबित है और इसमें अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, ना ही चालान कोर्ट में दाखिल हुआ है। इसमें डिटेल में सब सर्वे रिपोर्ट लगी है। ये प्रिंसिपल्स ने जो लिख के दिया कि हमारे यहां कुछ फर्जीवाड़ा चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बच्चे नहीं हैं लेकिन स्कॉलरशिप जा रही है, यह भी एक स्कूल है जो नागल ठाकरान में था। इसी तरह से अन्य स्कूलों ने जब लिख के दिया तो यह रिपोर्ट सबमिट हुई। इसमें एक अधिकारी थे वीके राव जो लेबर ऑफिसर थे, एक वीके सिंह थे, वह भी लेबर ऑफिसर थे, एक राजेश कुमार थे, आईओ थे, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर थे, इसी तरह से एक मनीष कुमार ठाकुर इंस्पेक्टिंग ऑफिसर थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जब ये दाखिल करी, उसके आधार पर एसएचओ भरत नगर को यह कंप्लेंट की गई, लेकिन आज तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी तरह से जैसा आपको अभी बताया था, एक सोशल एक्टिविस्ट ने यह कंप्लेंट करी और उसके बाद में इस केस में तो एफआईआर भी हो गई। एफआईआर संख्या है 4/18, दिनांक 7/5/18। सेक्शन है 13(1) D, 13(2) ऑफ PW एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। इसी तरह से आईपीसी की धारा 420, 468, 471, 120 आईपीसी के अंतर्गत ये एफआईआर अभी भी लंबित है, अभी तक इसमें चालान दाखिल नहीं हुआ है। यह जो विषय है आपके समक्ष रख दिया गया है। अगले एपिसोड में, अगली श्रृंखला में हम फिर और कुछ इसी विषय के ऊपर, आज क्या स्थिति है इन सब शिकायतों की, इन सब एफआईआर की, और इसमें कहां तक बात पहुंची है और कहां तक पहुंच नहीं रही है, इन कारणों के ऊपर फिर आपसे चर्चा होगी। धन्यवाद। मुनीश कुमार गौड़, सत्य अभियान से।